नमस्ते। म्यूचुअल ग्लो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग मार्केट्स और इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है आरबीआई के जो नए रेगुलेशन, और इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। थैंक यू राहुल। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारे जो इंडिया में रेगुलेटर्स हैं, मैं कहूँगा बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, चाहे वो सेबी हो चाहे आरबीआई हो, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जिसमें कह सकते हैं कि इंडिया पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा। जितना इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज पे पड़ा था उतना इंडिया पे नहीं पड़ा, और इसमें रेगुलेटर्स का मेजर रोल रहा। और वो कंटिन्यूड रोल है। तो अभी आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वो ला रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगी। और ये बैंक्स की क्रेडिट वर्दीनेस से रिलेटेड है। तो ये क्या है? आरबीआई ने कहा है कि जितने भी बैंक में डिपॉजिट्स हैं जो कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से लिंक्ड हैं, उस पे जितने भी रिजर्व्स बैंक मेंटेन करता है वो बढ़ाए। बैंक मतलब जो आपके कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक हैं। हाँ, जो कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक, तो वो जो रिजर्व मेंटेन करते थे अभी उसको उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दी है। तो बात की जाती है स्टेबल डिपॉजिट वर्सेस नॉन स्टेबल डिपॉजिट। स्टेबल डिपॉजिट जैसे कि एफडी हो गई और इसी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नॉन स्टेबल डिपॉजिट्स हुए जैसे कि सेविंग्स बैंक, करंट बैंक। सेविंग्स बैंक, करंट बैंक हम कभी भी जाके निकाल सकते हैं। स्टेबल डिपॉजिट वो होता है जो अगर निकालेंगे तो हमें पेनल्टी लग जाएगी। अभी तक जो लिमिट थी वो थी 5% और 10%। मतलब लेट्स से कि आपका 100 रुपये अगर है स्टेबल डिपॉजिट, तो 5 रुपये आप उसका रिजर्व मेंटेन करके रखिए। नॉन स्टेबल डिपॉजिट 100 रुपये है तो उसका 10 रुपये मेंटेन करके रखिए रिजर्व में। ये लिमिट बढ़ के 10% और 15% हो जाएगी। जो 5 थी वो 10 हो गई, जो 10 थी वो 15 हो गई। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है, वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये क्यों हुआ, तो उसके लिए थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट इसका देखते हैं, समझना पड़ेगा। पिछले साल सिलिकॉन वैली बैंक, यूएस का बैंक है, काफ़ी बड़ा बैंक है, वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ ये देखते हैं। उसमें पिछले साल थोड़ा सा उनके जो क्लाइंट्स थे मोस्टली टेक सेक्टर में थे, थोड़े लॉसेज होने शुरू किए, तो क्लाइंट्स ने अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू किए। जब पैसे विड्रॉ करने शुरू किए तो बैंक को अपने थोड़े एसेट सेल करने पड़े जो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में थे। उसी के कुछ दिन पहले फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया था। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में एक बार आपने एक्सप्लेन किया था, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे पहले के जो इशूड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बैंक ने जब सिलिकॉन वैली बैंक ने जब सेल किए अपने बॉन्ड्स तो उनको लॉस हुआ, $2 बिलियन का लॉस हुआ, जो कि मेजर लॉस है। उस बैंक के टोटल एसेट्स है अराउंड 210 बिलियन डॉलर्स। तो $2 बिलियन का लॉस खराब है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बैंक फेल हो जाए। बट यहाँ पे सोशल मीडिया कूद गया, न्यूज़ फैल गई कि नहीं, जैसे कहते हैं स्काई इज फॉलिंग। 2 दिन के अंदर में डिपॉजिटर्स ने $42 बिलियन वहाँ से विड्रॉ कर लिया और 2 दिन के अंदर बैंक फेल हो गया। यानी 2 दिन के अंदर में जितना टोटल डिपॉजिट बेस था, एज यू सेड $200 बिलियन प्लस, उसका 25% या 20% 2 दिन में निकल गया। तो कोई भी बैंक पे नहीं कर सकती है, कोई भी बैंक नहीं कर सकती है। तो अब ये बड़ा कंसर्निंग था, यूएस के लिए भी कंसर्निंग था, इंटरनेशनल बैंकिंग वर्ल्ड के लिए भी कंसर्निंग था। इस फिनोमेना को कहते हैं बैंक रन। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या नेगेटिव न्यूज़ आती है, कई बार देखा गया है, वो जो नेगेटिव न्यूज़ है या जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बैंक को नहीं डुबोएगी, बट उस न्यूज़ को सुन के लोग जो बैंक में जाएंगे और अपना डिपॉजिट्स विड्रॉ कर निकालेंगे, वो बैंक को डुबो देता है। ये 2008 में भी हुआ और ये पिछले साल भी रिपीट हुआ। अभी ऑब्वियसली पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये कंसर्निंग था। अब आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है। 10 साल 15 साल पहले इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग उतनी प्रेवलेंट नहीं थी, आज बहुत प्रेवलेंट है। अब पहले बैंक रन करने के लिए बैंक तक भागना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं करना है। अगर मुझे लगता है कि ABC बैंक की कोई ख़राब न्यूज़ आ रही, सबसे पहले जो मैं काम करूँगा आम डिपॉजिटर की तरह, उससे नेट बैंकिंग से अपना बैंक ट्रांसफ़र दूसरे XYZ बैंक में ले जाऊँगा। वो 1 दिन 2 दिन के अंदर में उससे डिपॉजिट्स निकलने लगेंगे, मुझे बैंक तक भी नहीं जाना है। तो आरबीआई का कहना है जितने डिपॉजिट्स स्टेबल और नॉन स्टेबल इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से लिंक्ड हैं, उन पे आप रिजर्व्स बढ़ाइए ताकि आप सेफ रहें।
सेफर रहें। कोई भी 100% सेफ नहीं कर सकता है, बट जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, उसको हम रिड्यूस करें। तो उस अगर सेफ्टी के एंगल से बात करें तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आरबीआई ने ये रूल्स जुलाई में बनाए थे, प्रपोज गाइडलाइंस थे। बैंक से रिस्पांस मांगा कि आपके क्या थॉट्स हैं। इसी तरह से होता है। अब बैंक की सेफ्टी की बात करें तो सबने कहा दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, बट बैंक बाकी और एंटिटीज़ की तरह प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, उसको प्रॉफिट अपना बनाना है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है। अब अगर उसे ज़्यादा पैसा रिजर्व्स में रखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं जो कि लो यील्ड होते हैं, लो यील्ड होगी। बैंकिंग का काम क्या होता है, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है और इधर लोन देता है, और लोन से वो इंटरेस्ट कमाता है। तो अब उसके पास कम पैसा रह गया लोन देने के लिए। यस, इनफैक्ट एस्टिमेट किया जा रहा है जब रूल्स आ जाएंगे तो 5 लाख करोड़ रुपए से पैसा कम हो जाएगा बैंकिंग में लोन देने के लिए, और वो चला जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो 5 लाख करोड़ रुपए पे जो इंटरेस्ट अर्न करता है बैंक, वो कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। यस, तो इतना पैसा निकल जाएगा, तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे हिट आएगा। तो बैंक्स ने कहा कि नहीं, प्लीज़ 5% से ना बढ़ाएं जो आप बढ़ा रहे हैं, बट आरबीआई बीइंग आरबीआई उनका कि नहीं, 5% से बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है। तो जो एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसी रेट से ही बढ़ेगा, 5 जो अभी 5 और 10 थी वो 10 और 15% हो जाएगी, जो कि हम लोग आम आदमी के टर्म्स में बात करें, डिपॉजिटर के टर्म्स में बात करें, बैंक्स सेफर हो जाएंगे। यस, लेकिन जस्ट बिकॉज हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी बात कर रहे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा करीब 0.5% से 1%। तो अगर हमारे पास उसके शेयर्स हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि अगले साल क्या डेवलपमेंट होने वाला है। लोन्स थोड़े से महंगे हो जाएंगे, मे बी 10 BPS। बैंक्स थोड़े से चूजी हो जाएंगे किसको लोन दें किसको लोन ना दें, क्योंकि पैसा कम रह गया लोन देने के लिए। बट मैं कहूँगा ये माइनर इश्यूज़ हैं, ये माइनर इश्यूज़ हैं। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इम्पैक्ट होगी। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स जो इशू करती है, अब एकदम से कस्टमर ज़्यादा बढ़ गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा उतना ही है, तो मे बी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आए कि कितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे पा रही है उन बॉन्ड्स पे, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा। थोड़ा सा लोन थोड़े महंगे हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड थोड़े कम हो सकते हैं। हाउएवर ये माइनर इश्यूज़ हैं। बैंक्स सेफर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज आरबीआई गाइडलाइंस, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होंगी। तो इसका एक मतलब, चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो फिर से वही इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे आ ही जाते हैं, तो वन थिंग जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन है कि आरबीआई बहुत रिस्पॉन्सिबल मूव कर रही है, तो उसको तो पहले सेफ्टी देखनी है ना जी। यस, आप रिच हैं, आप और रिच होना चाहते हैं, आरबीआई पहले जो डूब नहीं जाए हमारा आम आदमी, पहले तो उसको देखें। तो कंक्लूडेड होगा कि भाई 5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम से कम हो जाएगा। कम से मतलब ये है कि जो लोन दे सकते थे कॉरपोरेट को, वो ना देख के उनको लो यील्डिंग बॉन्ड्स में करना पड़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी और अगले साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन रेज करना है, इशू करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कहेंगे अब तो लेने वाले बैठे ही हैं, लेना ही पड़ेगा। तो मैं जिस रेट पे दे रहे थे थोड़ा कम देंगे तो भी लेना तो उनको पड़ेगा ही। एक तो ये इम्पैक्ट हो गया। तो यहाँ तो चलिए ठीक है, मान लिया मैंने, बिल्कुल गवर्नमेंट ने बनियों की तरह कहा भाई ये लाइन लगी है लेने वालों की, तो हम थोड़ा कम देंगे। दूसरा इम्पैक्ट ये हो जाएगा, जो कि अब इन्वेस्टर को समझने की बात है, आपके पास जो आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जो हम पहले बात पिछले एपिसोड में किया था, अभी शुरुआत में किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो बॉन्ड का दाम कम हो गया। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो जिस म्यूचुअल फंड के पास और इंटर्न जिस इन्वेस्टर के पास में लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उस इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड के लॉन्ग डेटेड वाले सिक्योरिटीज़ वाले फंड हैं, वो कौन से हैं, ये तो आपको ढूंढना है, या आप हर एपिसोड हमारा देखते रहिए तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो दे विल स्टैंड टू गेन। यस, डेफिनेटली। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। यस, जो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। डेफिनेटली। और इस पे जो आपका एक्सपर्ट कमेंट था वो भी इम्पोर्टेंट था कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है इन जनरल इन्वेस्टर्स के लिए, इन जनरल डिपॉजिटर्स के लिए,
या बिजनेस ओनर्स के लिए, तो वो भी हम लोग इम्प्लीकेशंस भी डिस्कस करते रहते हैं ताकि हम लोग ओवरऑल पिक्चर देख सकें कि इस न्यूज़ का मतलब क्या हुआ। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से डिस्कस आगे से भी करते रहेंगे। बट और उसमें एक चीज़ मेरे को और भी है कि एक सेपरेट एपिसोड करेंगे कि अभी तो हम प्रीडोमिनेटली इक्विटी पे फोकस करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ वाले फंड्स हैं एंड दैट लॉन्ग ड्यूरेशन, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी थी जिससे कि बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन्होंने परमिट किया है और वो आने शुरू भी हो गए, शायद 2-3 महीने हो गए, जुलाई से आया तो पहले था बट जुलाई से शुरू हो गए हैं। तो उस वजह से हाँ, उसके पहले डिस्क्लेमर या वर्ड ऑफ कॉशन, लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज वाले फंड वही खरीदें जिनको उतनी ड्यूरेशन के लिए पैसे रखने हैं। आपको ये नहीं लगे कि आज उसमें पैसे बनने वाले हैं तो मेरा जो 3 महीने का पैसा था या 1 साल का पैसा था या 2 साल का पैसा था वो लगा दे, नहीं, वो मत कीजिएगा। yes. लेकिन जिसके पास 5 साल का या उससे ज़्यादा का पैसा है उसको एक एडवांटेज तो उसका ही आएगा क्योंकि बाहर से इन्वेस्टर आना शुरू हो गया है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज लेने के लिए। दूसरा जो तुमने ये डेवलपमेंट बताया विच विल हैपन इन अप्रैल 25, तो ये मिला करके अपने पोर्टफोलियो का ठीक ठाक परसेंटेज रखिए लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज वाले फंड में, तो ठीक पैसे बनने चाहिए। yes. ये मेरा उसका टेक अवे है। और बाकी और कोई क्वेश्चंस हो तो आप भेजिए। एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।